गुड आफ्टरनून बच्चों। MTF 17 का जो FST चल रहा है उसमें 17th जो टेस्ट था उसका पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं और हम लोग इसका पार्ट 2 बचा हुआ पार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से 45 तक। देखिए, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं और इसी पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन एक आ चुका है, लेकिन उसका डायग्राम अलग था, ये डायग्राम अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। कि देखिए, ये एक सर्कुलर वायर है और इसमें एक तार बाहर से आया और इसमें करंट I था और ये करंट दो पार्ट में बट गया। यहाँ चला गया I1 और यहाँ चला गया I2 और दोनों मिलकर यहाँ से बाहर निकल गए I बन के। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इस पार्ट को पार्ट 1 मान लिया जाए, इसको पार्ट 2 मान लिया जाए, इस बाहर वाले को पार्ट 3 और 4 मान लिया जाए, दोनों बाहर वालों को, तो मैंने आपको बताया था कि सेंटर O पर पार्ट 1 और पार्ट 2 की फीड एक दूसरे को हमेशा कैंसिल करते हैं, यानी कि एट सेंटर B1 एंड B2 विल गेट कैंसल्ड। ये बात हम लोग पिछले पार्ट में डिस्कस भी कर चुके हैं और नोट्स में जब ये चैप्टर पढ़ाया जाता है तो इसको पूरा हम लोग डेराइव करते हैं कि हमेशा इन सवालों में I1 का B1 और I2 का B2 जो सेंटर पर होगा वे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अब बात आती है सिर्फ किसकी, बताइए? बात आती है सिर्फ B3 की और B4 की। जो थर्ड पार्ट है वो एक्चुअली यहाँ से है, क्वेश्चन में ऊपर से नहीं है, ये हो गया थर्ड पार्ट। तो अब आप बात करते हैं थर्ड पार्ट की फील्ड की, B3 सेंटर पर, ठीक है ना। तो देखिए, जो सेंटर है वो इस थर्ड पार्ट की करंट के बिल्कुल अलोंग है, इसलिए B3 0 होगा। और अगर हम बात करें फोर्थ पार्ट की, तो फोर्थ पार्ट भी सेंटर के बिल्कुल अलोंग है, बिल्कुल सीध में है, और सीध में होने की वजह से B4 भी 0 होगा। इस प्रकार से B1 और B2 ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, अब बचे B3 और B4, और B3 0 है और B4 भी 0 है, इसलिए सेंटर पर जो B नेट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। सो द क्वेश्चन इज सिंपल, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सभी लोगों ने कर लिया होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन बहुत से लोगों ने सॉल्व किया होगा और बहुत देर लगाई होगी और तब भी उनका आंसर 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करेंगे थोड़ा सा। द स्लोप ऑफ PT ग्राफ इन द आइसोकोरिक प्रोसेस इज 1/2। आइसोकोरिक प्रोसेस है और गैस के 2 मोल लिए गए हैं, तो कंटेनर में गैस का वॉल्यूम हमसे पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। चलिए इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, dP बाई dt ये टेम्परेचर है, dP बाई dt इज इक्वल टू nR, और t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। वॉल्यूम हमको फाइंड करना है, ये स्लोप है, स्लोप ऑफ PT ग्राफ दिया हुआ है। स्लोप ऑफ PT ग्राफ इज 1/2। स्लोप ऑफ PT ग्राफ क्या होता है? dP बाई dt से हम लोग स्लोप कहते हैं, जिसका मान है 1/2। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ठीक है। 2 मोल लिए गए हैं और R की वैल्यू 8.3 जूल पर मोल केल्विन। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 इंटू 8.3 इज इक्वल टू 2 और ये 33। सो 33.2 वॉल्यूम यानी कि मीटर क्यूब। तो आपके ऑप्शन फर्स्ट को आप सही करेंगे। हालांकि 32 लिखा हुआ है, इसको आप लोग अप्रॉक्सीमेट मानते हुए कर सकते थे, इसको आप 33 कर लीजिए अपने पेपर में, तो ये आंसर बिल्कुल मोस्ट एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। हालांकि रियल आंसर है 33.2, लेकिन मोस्ट क्लोज आंसर के रूप में आप फर्स्ट को टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन आसान था, लेकिन तब भी ये क्वेश्चन इस स्लोप के चक्कर में कई लोगों ने गलत किया होगा।
कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस है, यानी कि डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वॉल्यूम बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और फिर dp/dt होगा, उधर nr होगा, t का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 होगा। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, रिजल्ट आपका आ जाएगा। क्वेश्चन 50% लोगों ने सही और 50% लोगों ने गलत किया है। सिलेंडर ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स, जो ट्यूब दोनों एंड पर ओपन है जिसे कहते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। ये देखिए दोनों एंड्स पर ओपन है। चलिए इसका फंडामेंटल टोन आपको मैं दिखाता हूँ। ये इसका फंडामेंटल टोन है जिसकी फ्रिक्वेंसी होगी v/2L, जहाँ पर L इसकी लेंथ है। उसके बाद कहा जा रहा है कि इसको 1/4 पानी में डुबो दिया गया। आइए इसको 1/4 लिक्विड में डुबो देते हैं। ये लीजिए, तो इसका 1/4 पार्ट लिक्विड में हमने डुबो दिया। तो जब 1/4 पार्ट लिक्विड में डुबो दिया तो अब ये यहाँ से बंद हो गया, तो ये बन गया क्लोज ऑर्गन पाइप। तो बचा कितना? ये बचा 3L/4, यानी कि ये क्लोज ऑर्गन पाइप है जिसकी लेंथ 3L/4 होगी। और अब इसका फंडामेंटल टोन, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हमको फाइंड करनी है। आइए, F' क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए क्या होता है? v/4L', ठीक है ना। सो v/4L होता है। क्लोज में 4 होता है, 2 नहीं होता है, 4 होता है। ओपन में होता है v/2L और क्लोज में होता है v/4L। और लंबाई हमारी नई लंबाई है 3L/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो v/3L ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है। हमें F' की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, इस सिस्टम में फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो आइए हम 1 और 2 को डिवाइड कर दें। सो F/F' इज इक्वल टू v/2L देन v/3L। तो ये 3L ऊपर चला जाएगा, तो v विद 3L/2LV। सो v से v कैंसिल, L से L कैंसिल, so this become 3/2. So F/F' is equal to 3/2. So F' is equal to 2F/3। जिन लोगों को वेव ध्यान हुआ होगा उन्होंने इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और बहुत बार टेस्ट पेपर में और तमाम बुक्स में और PYQ में भी आया हुआ क्वेश्चन है। कई लोगों ने इसको पहले से देख रखा होगा और उनको फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के फॉर्मूले अगर पता रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से उन्होंने सॉल्व किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं भाई, स्टार्ट हो चुकी है, स्पीड बढ़ाते हैं। कॉनकेव लेंस ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। एक कॉनकेव लेंस है ग्लास का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और इसका जो नेचर होता है वो डाइवर्जेंट होता है। ये सभी को मालूम है कि एयर में इसका नेचर डाइवर्जेंट होता है। अब इसको हमने एक ऐसे लिक्विड में डुबोने जा रहे हैं जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज़्यादा है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और जिस लिक्विड में हम इसको डुबोने जा रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75 है। यानी कि उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। ये देखिए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75 है। ओके, तो जब ऐसा होता है तो लेंस अपना बिहेवियर चेंज कर देता है। तो आपको रिज़ल्ट ऐसे लिखना चाहिए, क्योंकि म्यू ऑफ लेंस इज़ लेस देन म्यू ऑफ मीडियम, तो ऐसे में कॉनकेव जो कॉनकेव लेंस होगा विल चेंज इट्स बिहेवियर, अपना बिहेवियर चेंज कर देगा और बिहेवियर चेंज करने की वजह से ये डाइवर्जेंट के बजाय कन्वर्जेंट बिहेवियर शो करेगा। ये आपको मालूम है या नहीं मालूम है? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से ज़्यादा होना चाहिए तब वो अपना नेचुरल बिहेवियर शो करता है। लेकिन अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाता है तो वो अपना बिहेवियर
हाँ, अगर बराबर हो जाता है तो वो प्लेन ग्लास स्लैब बन जाता है, यानी कि ना वो कन्वर्जेंट रहता है ना ही वो डाइवर्जेंट रहता है, ना ही वो कन्वर्जेंट बन पाता है, बल्कि प्लेन ग्लास स्लैब बन जाता है। और अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से कम पड़ जाता है तो वो अपना बिहेवियर अपोजिट कर देता है, चेंज कर देता है, यानी कि अगर वो डाइवर्जेंट है तो कन्वर्जेंट हो जाता है, और अगर वो कन्वर्जेंट होता है तो डाइवर्जेंट हो जाता है। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों को थ्योरी का अच्छा नॉलेज होगा वो उन्होंने किया होगा, अदरवाइज़ नहीं कर पाए होंगे। कन्वर्जेंट लेंस हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है ना। डाइवर्जेंट के बजाय क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और फोकल लेंथ अगर निकालनी है तो आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/f = म्यू माइनस 1। ये म्यू क्या होता है, म्यू ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम -1 1/r नेगेटिव में होगा, और ये एक 1/r पॉजिटिव में होगा। रेडियस r है तो r के फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा। 1/f डैश कर लीजिए = म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम -1, एंड दिस इज -2/r, बिकॉज -1/r एंड -1/r मतलब -2/r। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। रिज़ल्ट मैं आपको बताता हूँ। इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो 3.5r आएगा। ये आप सॉल्व करेंगे, इसको म्यू ऑफ लेंस 1.5 रखेंगे, इसको 1.75 रखेंगे, -1 करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है। फिर उसके बाद रिवर्स करेंगे, आंसर r के फॉर्म में आएगा, और ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो मेन बात ये है कि डाइवर्जेंट लेंस कन्वर्जेंट क्यों हो गया, क्योंकि उसको एक ऐसे मीडियम में डुबोया गया जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज़्यादा था, और इसीलिए डाइवर्जेंट लेंस ने अपना बिहेवियर इन्वर्ट कर दिया, यानी कि डाइवर्जेंट से बन गया कन्वर्जेंट। और अगर उसकी फोकल लेंथ निकालनी है तो ये फार्मूला होता है, यहाँ पर लोग म्यू लिखते हैं, जबकि ये होता है म्यू ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, मतलब म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम। यहाँ पर 1.5 रखेंगे, यहाँ पर 1.75 रखेंगे, r की वैल्यू दी नहीं है तो नहीं रखेंगे, और r के फॉर्म में ही आपको आंसर मिल जाएगा। चलें आगे चलते हैं। लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू फॉल्स ऑन मेटालिक सरफेस, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी न्यू, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम होगा। ये आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन = फोटोन की एनर्जी, h न्यू, और वर्क फंक्शन मेटल का h न्यू नॉट होता है, तो h कॉमन ले लेंगे तो न्यू माइनस न्यू नॉट, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो न्यू माइनस न्यू नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ये इक्वेशन जिसको तैयार है उसने ये क्वेश्चन बड़ी आराम से सॉल्व कर लिया होगा, कोई समस्या इसमें नहीं आई होगी। कंसिडर द सिचुएशन शोन द फिगर। एक कंटेनर है और कंटेनर में 10 सेंटीमीटर तक लिक्विड भरा गया है, 10 सेंटीमीटर तक लिक्विड है, और लिक्विड सरफेस से लिक्विड सरफेस से 5 सेंटीमीटर ऊपर एक प्लेन मिरर को रखा गया है। तो पूछा गया है कि बताइए इमेज का फॉर्मेशन मिरर से कितनी दूरी पर होगा। एक ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पर रखा गया है, ये ऑब्जेक्ट है जिसको यहाँ पर रखा गया। तो पहली बात तो ऑब्जेक्ट शिफ्ट होगा, तो पहले हम एपरेंट डेप्थ निकालें। ये आपकी रियल डेप्थ है, ये रियल डेप्थ सवाल में दी हुई है। पहले हम लोग एपरेंट डेप्थ निकालें, तो डी एपरेंट = डी रियल बाई म्यू, सो डी रियल इज 10
and mu is 4/3, so this is 30/3, 30/4 यानी कि 15/2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका एपरेंट डेप्थ। तो आइए अब आपको नया डायग्राम बना के दिखाते हैं। नया डायग्राम आप लोग देखिए इसका। यहाँ तक तो लिक्विड फिल किया हुआ था 10 सेंटीमीटर तक, ऑब्जेक्ट यहाँ था, अब वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ये ऑब्जेक्ट की नई लोकेशन है और ये दूरी है आपकी 15/2 सेंटीमीटर। और इसके बाद यहाँ पर मिरर है और ये डिस्टेंस है आपकी 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से मिरर की ऑब्जेक्ट से दूरी कितनी हो गई? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। कैसा ऑब्जेक्ट है? न्यू ऑब्जेक्ट है। हाँ, क्योंकि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट यहाँ पर था और एपरेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनेगा। तो ये एपरेंट ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है और ये दूरी है 5 + 15/2, 5 + 15/2 यानी कि 25/2 सेंटीमीटर, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर। तो प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है? प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट 12.5 सेंटीमीटर पर है। तो क्या आपको मालूम है प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टी होती है? प्लेन मिरर के सामने जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही पीछे इमेज बनती है, ठीक है ना। इसलिए ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने 12.5 सेंटीमीटर पर है तो इसकी इमेज पीछे यहाँ जाकर 12.5 सेंटीमीटर पर ही बनेगी। इसलिए आप लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से इमेज की दूरी विल बी इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। हाँ, ये मिरर है और यहाँ पर कहीं पर, इसके पीछे यहाँ पर कहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पर पीछे इमेज का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन अच्छा है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिंपल भी है, आने लायक क्वेश्चन है। आगे देखें, एक इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है xn-अल्फ़ा। क्या आपको इसका अंदाज़ा है कि ये क्या होता है? xn-अल्फ़ा = b5 और ऊपर 11। तो जब किसी एलिमेंट के बाद ब्रैकेट में इस प्रकार के दो पार्टिकल बने होते हैं, इसका मतलब होता है जो पार्टिकल पहले लिखा हुआ है वो ऐड हुआ है एलिमेंट में और जो पार्टिकल बाद में लिखा है वो उससे डिके हुआ है, मतलब डिटैच हुआ है, निकला है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि x, हाँ हमें x पहचानना है। तो ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर और ये हो गया इसका मास नंबर, ये लीजिए। और इससे न्यूट्रॉन ऐड हुआ है और अल्फ़ा पार्टिकल इससे बाहर निकला है, ये लीजिए। अल्फ़ा पार्टिकल बाहर निकला है 2He4। आप अल्फ़ा पार्टिकल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2He4, ऐसे भी लिख सकते हैं। हालांकि ऐसे ही लिखा जाता है लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से अल्फ़ा पार्टिकल ही लिख दिया है। अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम के नाभिक होते हैं, इसलिए अल्फ़ा पार्टिकल को ऐसे भी लिखा जाता है। अब आप इक्वेशन बैलेंस कर लीजिए। LHS में A+1 = RHS में 11+4, यानी कि A+1 = 15। हाँ, ऊपर के नंबर्स का सम बराबर होना चाहिए और नीचे के नंबर्स का सम भी बराबर होना चाहिए। मास नंबर का सम भी मैच करना चाहिए और एटॉमिक नंबर का सम भी मैच करना चाहिए, यानी कि A जो होगा वो 14 होगा। अब आ जाइए Z की बात कर लेते हैं। तो Z + 0 = 5 + 2,
सो z इज इक्वल टू 7। सो वी कैन से दैट जो x होगा उसमें z की जगह पर 7 और a की जगह पर 14 होगा। तो ऑप्शन चॉइस करें कौन सा है, नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये नहीं, और ऑप्शन हो जाएगा 7 and 14। ये देखिए 7 and 14। x वो एलिमेंट है जिसके बारे में हमको पहचानना था कि उसका एटॉमिक नंबर कितना और मास नंबर कितना, क्या लिखना है। इस प्रकार से फोर्थ ऑप्शन क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने इसको गलत किया होगा ज़रूर। एक स्फेरिकल ड्रॉप है जो कि टर्मिनल वेलोसिटी 0.1 से नीचे आ रही है। ऐसी 8 बूंदें मिल जाएं ऑयल की, हाँ रेन, ऐसी बारिश की 8 बूंदें मिल जाएं तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। आपको मैं बताऊं कि पानी में जब कोई बॉल या पानी की बूंद गिरती है तो वो टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे जाती है कुछ देर के बाद। तो ये देखिए ये बॉल है और ये उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है। टर्मिनल वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इज इक्वल टू आपका 2r² डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन 9 ईटा इंटू जी। ये आपका टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने विस्कोसिटी चैप्टर को स्टडी किया है तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहले हमको r निकालना पड़ेगा। पहले अकेली एक ड्रॉप थी और अब ऐसी 8 बूंदें मिल गई। कितनी बूंदें मिल गई? 8 बूंदें मिलकर उन्होंने एक बड़ी बूंद बना लिया। तो बड़ी बूंद का जो रेडियस होता है वो n⁻⅓, छोटी बूंद का रेडियस यानी कि 8⁻⅓ r होगा, यानी कि 2r के बराबर होगा। इस प्रकार से v1/v2 इज इक्वल टू r1/r2 का होल स्क्वायर, बिकॉज टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू r²। इसलिए v1/v2 इज इक्वल टू 2r/r का होल स्क्वायर, यानी कि ये आ गया 4। v1/v2 इज इक्वल टू r1/r2। आइए इसको दोबारा कर देते हैं। चलिए v2/v1 कर लेते हैं। v2/v1 इज इक्वल टू r2/r1 का होल स्क्वायर। सो ये 2r/r का होल स्क्वायर। सो दिस बिकम 4 एंड दिस बिकम v2/0.1। सो v2 इज इक्वल टू 4 इंटू 0.1 यानी कि 0.4 मीटर पर सेकेंड। ये बड़ी ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी होगी। इस सवाल में क्या कहा गया, दोबारा सुन लीजिए। पहले एक छोटी ड्रॉप है, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी 0.1 है। अब ऐसी छोटी छोटी 8 बूंदें मिल गई। कितनी? 8 बूंदें मिल गई और मिलकर इन्होंने एक बड़ी बूंद बना दिया। अब अगर वो बड़ी बूंद उसी लिक्विड में डाल दी जाए तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें पता लगाना है। ये फार्मूला है, ये प्रोपोर्शनलिटी है, ये रेडियस का रिलेशन है बड़ी ड्रॉप और छोटी ड्रॉप का। ये रिलेशन आपको पहले से पता होगा, कैपेसिटर वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है। कैपेसिटर वाले चैप्टर में गुड कैपेसिटर जब शुरू होता है उसके ठीक एक पेज पहले ये आर्टिकल आपको दिया गया जिसमें सबसे पहला पॉइंट यही पढ़ाया जाता है। ठीक है, अच्छा सवाल है, बिल्कुल बढ़िया सवाल है फ्लूइड मैकेनिक्स का। बत्तीस ग्राम ऑक्सीजन इज टेकन, द इक्वेशन ऑफ स्टेट विल बी इक्वल टू PV बराबर nRT। ये इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है। नंबर ऑफ मोल्स हमको फाइंड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो मास हो गया आपका 32 और मोलर मास भी हो गया 2 × 16, क्योंकि मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल, एक एटम का जो मोलर मास होता है वो 16 होता है ग्राम पर मोल। तो 2 मॉलिक्यूल का होगा 32 ग्राम पर मोल। सो दिस बिकम 32/32 यानी कि 1
1 मोल, तो n की जगह पर 1 रख देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी PV इज इक्वल टू 1 RT, यानी कि PV इज इक्वल टू RT। तो ये क्वेश्चन लगभग सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, वहाँ पर कोई गलती होने के चांस तो आपको नहीं है, क्योंकि आपको उतना तो अच्छी तरह से मालूम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी आगे बढ़े भाई, जल्दी हो जाए। द फेज डिफरेंस बिटवीन अ नोड एंड इट्स नियरेस्ट एंटी नोड। किसी भी ऑर्गन पाइप में आपको पता होगा कि नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस क्या, बीच का फेज डिफरेंस क्या रहता है। ये देखिए, ये दोनों पार्टिकल्स सेम फेज में रहते हैं, और इन पार्टिकल्स और इन पार्टिकल्स के बीच जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है π/2। ये आपको थ्योरी में पढ़ाया गया होगा। स्टैंडिंग वेव जब आपने पढ़ा होगा, वेव में, स्टैंडिंग वेव में आपको ये पॉइंट बताया गया होगा कि नोड और एंटी नोड, ये नोड है देखिए, और ये आपका एंटी नोड पॉइंट कहलाता है, और इन दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस होता है वो π/2 होता है, जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों पार्टिकल सेम फेज में होते हैं। और ये पार्टिकल जो होता है वो आउट ऑफ फेज होते हैं। तो आंसर इसका डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, फर्स्ट होगा। क्वेश्चन आसान था, आप लोगों ने ज़रूर कर लिया होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस इज g, एब्व द अर्थ सरफेस इज h। h का मान r से काफ़ी कम है, तो 2h डेप्थ में जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी। आइए इस क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं। पार्टिकल यहाँ पर है और कितनी ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर है, और यहाँ पर जो g डैश होगा जिसको g1 कहा गया है, दैट विल बी g1 माइनस 2h अपॉन RE। ठीक है ना, ये फॉर्मूला तब होता है जब h वेरी वेरी लेस देन RE हो, अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होता। अब आ जाइए, डेप्थ में जा रहे हैं। डेप्थ में कितना जा रहे हैं बताइए, 2h। तो डेप्थ में जाने पर यहाँ पर जो g डैश का मान होता है उसका फॉर्मूला g1 माइनस h डैश अपॉन RE। h डैश गहराई है, और गहराई की वैल्यू, हाँ सरफेस से गहराई है, और गहराई की वैल्यू दी हुई है 2h। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं साफ साफ कि g1 और g डैश एक दूसरे के इक्वल हैं, इसलिए आंसर g1 के ही बराबर होगा। आपका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। ये जो गहराई आपको मैंने दिखाई है वो h डैश है, और h डैश की वैल्यू सवाल में 2h के बराबर दी गई है। हाइट भी सवाल में दी गई है और डेप्थ भी सवाल में दी गई है, उसी को हमने रखा है, और बताया गया कि यहाँ पर g1 का मान और यहाँ पर g डैश का मान बिल्कुल एक समान होगा। वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि अगर ज़्यादा हाइट पर ना जाएं तो 2 मीटर हाइट पर और 4 मीटर डेप्थ पर g का मान सेम होता है। 10 मीटर हाइट पर और 20 मीटर डेप्थ पर g का मान समान होता है, यानी कि ज़्यादा हाइट पर अगर ना जाएं तो जितनी हाइट पर g का मान होता है उतने से डबल डेप्थ पर वही g का मान होता है। ठीक है, टू स्फीयर्स ऑफ मास m1 m2 आर प्लेस्ड इन एयर। ग्रेविटेशनल फोर्स, देखिए ऐसा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बीच के मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। जैसे ये बीच की दूरी r है, तो इस समय जो फोर्स का मान होगा वो g m1 m2 अपॉन r² होगा। अब अगर इनके बीच में मीडियम भर दिया जाए तो भी जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ मासेस पर डिपेंड करता है और बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, उसके अलावा किसी भी बात पर डिपेंड नहीं करता। ये एक यूनिवर्सल फोर्स है, ये मोस्ट डोमिनेंट फोर्स बोला जाता है, क्योंकि ये हर जगह मौजूद होता है और हर दूरी पर ये लगता है और बीच के मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए जो नया g का मान होगा वो पुराने g के मान के बिल्कुल बराबर होगा, कोई परिवर्तन मीडियम भरने की वजह से नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? सवाल बहुत ही सिंपल है, ज़्यादातर लोगों ने सही किया होगा, लेकिन कुछ लोगों ने इसका आंसर 5 लगाया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक समझते हुए,
जबकि ग्रेविटेशन फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से काफ़ी कुछ मिलता जुलता, लेकिन बहुत कुछ डिफरेंट भी होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो बीच के मीडियम पे डिपेंड करता है, जबकि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो यूनिवर्सल फोर्स है, वो किसी भी बात पर डिपेंड नहीं करता सिवाय m1 m2 के और बीच की दूरी पे, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। दो सैटेलाइट्स हैं ए और बी, जिनका मास दिया हुआ है और उनकी रेडियस दी हुई है। टाइम पीरियड का रेशियो आपको मालूम होना चाहिए। जो टाइम पीरियड है वो सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि सिर्फ सेंटर से दूरी पे डिपेंड करता है, यानी कि T1/T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1/R2 का होल क्यूब, यानी कि 4R/9R का होल क्यूब R से R कैंसिल कर दीजिए, तो C1/T2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 का होल क्यूब। ठीक है ना। इस प्रकार से T1/T2 इज इक्वल टू 4/9 की पावर 3/2। हाँ, जब ये पावर उधर जाती है तो अपॉन में चली जाती है। मालूम होगा आपको, यहाँ की जो सिंपल पावर होती है जब उस तरफ जाती है तो अपॉन में चली जाती है, तो अपॉन में चला गया। और हमने पढ़ाते वक्त आपको हमेशा बताया कि पहले आप ये सॉल्व किया करिए फिर ये किया करिए, यानी कि पहले बाई 2 सॉल्व करिए। बाई 2 मतलब अंडर रूट, तो अंडर रूट लिया तो 2/3 हो गया और बचा सिर्फ पावर 3, और ये हो गया 8 और ये हो गया 27। लीजिए, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। आसान क्वेश्चन था, बहुत बार एग्ज़ाम्स में आ चुका है, कई अलग अलग एग्ज़ाम्स में कई बार आ चुका है। लगभग सभी लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। इंडक्टर कॉइल के लिए वोल्टेज करंट की तुलना में लीड करता है। एल पर वोल्टेज करंट से लीडर होता है कितने डिग्री बताइए? 90 डिग्री। यानी कि वोल्टेज करंट से लीड करता है तो करंट वोल्टेज से लैग करती है। करंट वोल्टेज से लैग करती है कितना? 90 डिग्री। और इसमें लिखा हुआ है लीड, तो वैसे तो लैग करती है लेकिन लीड लिखा हुआ है तो आंसर क्या कर देंगे? -90 डिग्री। करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है, लेकिन लिखा हुआ है लीड, तो अगर लैग का लीड लिखना है तो आप 90 डिग्री लैग की जगह पर -90 डिग्री लीड लिख सकते हैं। ये भी एक नया प्रकार का सवाल है। क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट माना जाएगा। काफ़ी लोगों ने 90 लगाया है, जबकि यहाँ पर उन्होंने लीड पे ध्यान नहीं दिया। एल सर्किट में करंट वोल्टेज से लैग करता है 90 डिग्री, तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है, लेकिन अगर लीड पूछा जाए, लीड करता ही नहीं है, फिर भी अगर लीड पूछा जाए तो लिख देंगे -90 डिग्री। चलिए, क्वेश्चन काफ़ी लोगों का गलत हुआ है। हीलियम न्यूक्लियस मेक्स अ फुल रिवोल्यूशन। अच्छा, सेंटर पर फील्ड पूछी गई है। चलिए, हीलियम न्यूक्लियस सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है और इसके चक्कर लगाने की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर पूछी गई है। तो पहले करंट फाइंड करें, तो पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। दो सेकंड में लगाता है 1 रिवोल्यूशन, तो बताइए पर सेकंड कितने रिवोल्यूशन करेगा? 1/2 रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी 1/2 रिवोल्यूशन पर सेकंड, जिसको हम लोग हर्ट्ज के नाम से भी जानते हैं। अब आइए करंट फाइंड करते हैं। करंट बराबर होता है QF। QF का मतलब हो गया Q × 1/2, यानी कि Q/2 एम्पियर। और अब मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला B = μ0/4π2πNI बाई सर्कुलर पाथ का रेडियस। तो n की वैल्यू को हम लोग 1 ले लेंगे, क्योंकि हम लोग फ्रीक्वेंसी ले ही रहे हैं। तो जब करंट में फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं तो नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन को हम लोग 1 लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2π से 4π कट गया तो ये आ गया μ0/2I/R। सो दिस बिकम μ0/2 और I की वैल्यू है Q/2 और ये हो गया R। और हीलियम है तो जो चार्ज होगा वो 2E के बराबर होगा, +2E।
इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे म्यू नॉट बाई 2, अच्छा 4 कर लीजिए, 4R, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। म्यू नॉट बाई 4R की वैल्यू 0.8 और ये हो गया 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्यू। हीलियम का चार्ज 2 प्रोटॉनों के चार्ज के बराबर होता है, तो 2 लिखा हुआ है और ये प्रोटॉन का चार्ज लिखा हुआ है। इस तरीके से आप देखेंगे, इसको काटा तो 2 आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये रिज़ल्ट आ गया 10⁻⁻19 म्यू नॉट टेस्ला हो गया। तो ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों ने इसको सही नहीं किया है, या तो छोड़ दिया है या गलत किया है। क्वेश्चन ये बेहद इम्पॉर्टेंट है, ये लिखा हुआ देखिए इम्पॉर्टेंट, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। एक सर्कुलर कॉइल है जो कि यूनिफॉर्म फीड में रखा हुआ है, और उसका रेडियस जो है वो चेंज हो रहा है। रेडियस इस तरीके से चेंज हो रहा है, ये देखिए, ये रेडियस का चेंज दिखाया गया है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ हमको फाइंड करना है। आइए यहाँ पर T1 लिख लेते हैं, यहाँ पर T2 लिख लेते हैं और यहाँ पर T3 लिख लेते हैं और इसको T आगे निकाल के यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है ना। आप इसको सही कर लीजिए, यहाँ पे T1 लिख लीजिए, यहाँ पे T2 और यहाँ पर T3 लिख लीजिए, जिससे कि हमें क्वेश्चन को बताने में, सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि d∅/dt होता है, मैग्नीट्यूड की बात करें अगर, तो d/dt ऑफ phi इज इक्वल टू NBA, सो d/dt ऑफ NB, और A का मतलब हो गया πr², कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, NB पाई बाहर निकाल लिया, r² का डिफ्रेंसिएशन 2r और साथ में dr/dt और आ गया। इस प्रकार से हमने ये देखा कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो r और dr/dt दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। इस चीज़ को लेकर हम अपना इंड्यूस ईएमएफ और टाइम का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो t बराबर 0 से लेके T1 तक हमने क्या देखा कि जो ग्राफ का स्लोप है dr/dt वो 0 है, इसलिए b की वैल्यू भी, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी 0 होगी, विल बी इक्वल टू 0। आइए ग्राफ बनाते जाएं, क्या करें, चलिए बाद में बना देंगे। एक पार्ट सॉल्व हो चुका है, दूसरा पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। टाइम t इज इक्वल टू T1 से लेके T2 तक हम क्या कह सकते हैं कि dr/dt जो है वो तो कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, लेकिन r चेंज हो रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ r के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा, और जब r के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा तो जिस प्रकार से r बढ़ेगा उसी प्रकार से इंड्यूस ईएमएफ भी बढ़ेगा। एक पार्ट और रह गया, उसको भी बना लेते हैं। फ्रॉम t बराबर T2 से लेके T3 तक dr/dt फिर से 0 हो गया, इसलिए इंड्यूस ईएमएफ फिर से 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आइए अब ग्राफ प्लॉट करें इंड्यूस्ड ईएमएफ और टाइम के बीच में। तो 0 से लेके T1 तक, 0 से लेके T1 तक इंड्यूस ईएमएफ 0 होगा, उसके बाद R के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा और उसके बाद फिर से 0 होगा। ये 0 से लेके T1 तक का ग्राफ, ये T1 से T2 तक का, और ये T2 से T3 तक का ग्राफ है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अपने आप एक बार ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा सोल्यूशन ठीक से देख लीजिएगा, ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन। एक कैपेसिटर को 200 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया
उसके बाद अनचार्ज कैपेसिटर से पैरेलल में जोड़ दिया गया, कॉमन पोटेंशियल 20 वोल्ट है, तो कैपेसिटेंस ऑफ सेकेंड कैपेसिटर क्या होगा। एक कैपेसिटर को 200 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया, तो चार्ज कितना आया, Q बराबर CV C1V1 यानी कि 2 × 200 यानी कि 400 माइक्रोकूलम। और दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज है, इसको चार्ज किया ही नहीं गया, यानी Q2 = 0। अब क्या किया गया, अब दोनों कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ दिया गया। जोड़ने के बाद कॉमन पोटेंशियल हमको फाइंड करना है। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज हो गया 400 + 0 और टोटल कैपेसिटेंस हो गया 2 + C2 हमको फाइंड करना है। इसकी वैल्यू 20 दी हुई है, कॉमन पोटेंशियल 20, 400/2 + C2। सो हम कह सकते हैं 40 + 20 C2। 40 + 20 C2 = 400 है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि 20 C2 = 360। सो C2 = 360/20। ये कट गया 36/2 यानी कि 18 माइक्रोकूलम। बहुत ही अच्छा सवाल है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। सभी लोगों ने इसको लगभग सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सर्किट में ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। देखिए सर्किट यहाँ से टूटा हुआ है, तो कुछ ये टूटा ही हुआ है, और ये देखिए 20 वोल्ट है, तो ये आ जाएगा -20 वोल्ट पर, और ये हो जाएगा मान लीजिए कि 0 वोल्ट पर। इस प्रकार से VA और VB का जो डिफरेंस होगा वो -20 वोल्ट आ जाएगा। इसमें कुछ भी सॉल्व करने लायक नहीं है। और अगर कोई कहता है कि VB - VA बताइए, तो आ जाएगा +20 वोल्ट। तो हम लोगों ने -20 ही आंसर क्यों दिया, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो जब A एंड B लिखा हुआ है यानी कि हमको VA - VB फाइंड करना है, ठीक है ना, क्योंकि A पहले लिखा है और B बाद में। अच्छा, हमने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये जो पॉइंट A है वो नेगेटिव पोटेंशियल पर है, और जो पॉइंट B है वो किसी भी पोटेंशियल पर नहीं है, क्योंकि सर्किट यहाँ से टूटा हुआ है। ये किसी भी पोटेंशियल पर नहीं है, और किसी भी पोटेंशियल पर नहीं है मतलब 0 पोटेंशियल पर है। इस प्रकार से A का पोटेंशियल -20 और B का पोटेंशियल 0, इसलिए VA - VB = -20 वोल्ट। कई लोगों का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। एक सर्किट में जो करंट है उसकी इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई है, और 3 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा ये हमको फाइंड करना है। तो करंट से चार्ज आसानी से निकाला जा सकता है। करंट को हम लोग कहते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इस प्रकार से dq = AT² dt। सो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट बाहर निकालते हुए करना चाहिए। तो कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ t² dt। सो दिस बिकम Q = A कॉमन ले लिया, और ये हो गया आपका t² का इंटीग्रेशन t³ 3, और लिमिट लगेगी 0 से लेके 3 तक। सो Q = A/3 को बाहर ले लिया, और अपर लिमिट यानी कि 3 का क्यूब और लोअर लिमिट यानी कि 0 का क्यूब। सो दिस बिकम A/3 × 27। सो दिस बिकम 9A। 3 सेकेंड में 9A चार्ज फ्लो होगा, जहाँ पर A एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमको दी नहीं गई है, तो हमें उसकी वैल्यू रखनी भी नहीं है। क्वेश्चन आसान था, सभी लोगों ने कर लिया होगा ज़्यादातर। यहाँ पर एक आइडियल वोल्ट मीटर लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो जो करंट यहाँ से निकलेगा वो ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि वो यहीं से होता हुआ आगे जाएगा, ऊपर कोई करंट नहीं जाएगा,
क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने की वजह से यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो पाता है। तो करंट जो यहाँ से निकलेगा वो यहाँ से होता हुआ वापस जाएगा। इस ब्रांच में किसी भी प्रकार के करंट का बंटवारा नहीं होगा। हमें वोल्ट मीटर की रीडिंग फाइंड करनी है तो पहले करंट निकालें। तो मेन करंट बराबर EMF अपॉन आर एक्सटर्नल प्लस आर इंटरनल। तो EMF 2.5 है, आर एक्सटर्नल है 10 + 12 + 3 और इंटरनल कुछ दिया नहीं हुआ है। सो दिस बिकम 2.5 अपॉन 25 यानी कि 1/10 एम्पियर। और अब रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू IR। तो I की वैल्यू 1/10 और R की वैल्यू 12। ये देखिए 12 है, 12 के क्रॉस लगा हुआ है यानी कि 1.2 वोल्ट। सो इस प्रकार से हम लोगों ने MTS 17 का 2 पार्ट में सोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। एक पार्ट में 1 से लेकर 25 तक और अगले पार्ट में 26 से लेकर 45 तक। इसी प्रकार से अगले जो 5 टेस्ट और हैं होने हैं उनके सोल्यूशन भी हम लोग करेंगे। कुछ दिनों के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा था, इसलिए मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पाया। बहुत ज़रूरी था बाहर जाना, इसलिए जाना पड़ा। और अब बाहर कोई काम नहीं, इसलिए अभी हम लोग लगातार सोल्यूशन करेंगे, लगातार आपको सोल्यूशन मिलेगा। और कोशिश ये करेंगे कि पिछले जो पेपर हुए हैं MTS के FST और उनके भी सोल्यूशन तैयार किए जाएं। इस प्रकार की पूरी कोशिश रहेगी। पहली बात तो अगले जितने भी पेपर हैं उनके फुल सोल्यूशन हम खुद यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब बाहर नहीं जाना है, सारे काम ख़त्म। अब सारा काम यहीं पे करना है, यहीं पे रुकना है, यहीं पे क्लासेस लेनी है, यहीं पर वीडियो रिकॉर्डिंग्स करनी है, यहीं पर क्वेश्चन बताने हैं, DPP बतानी है, क्लासेस लेनी है, फाउंडेशन वगैरह सारा काम अब यहीं रुक के टिक के हमको करना है। ये कंफर्म है, ये प्रॉमिस है। थैंक यू।